अब रात आधी से ज़्यादा हो चली थी। आसमान में बिल्कुल अंधेरा पसरा हुआ था। हाँ, चमगादड़े उस घर के ऊपर में चक्कर काट रही थी। उस घर के अंदर में एक पति पत्नी अपने कमरे में गहरी नींद में सोए हुए हैं। अब आधी रात का वक्त हो रहा है, कौन जागता है? पति पत्नी भी अपना चैन की नींद सो रहे हैं और अचानक उनके कमरे में एक हलचल दिखाई देती है। एक साया, काला सा साया, जैसे लग रहा है कि औरत का हो। उसके बालों से पहचान हो रही थी कि वो किसी औरत का साया है। परछाई जैसा दिख रहा है। अब उस पति पत्नी के कमरे के अंदर में वो इधर से उधर घूम रही है। कभी पति की तरफ जाकर के खड़ा हो जाती है और उस पति को देखने लगती है जो गहरी नींद में सोया हुआ है। अब फिर कुछ देर देखने के बाद वो साया मुड़ती है। अब फिर जो पत्नी सोई होती है उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। अब घूर घूर कर उसको देखने की कोशिश कर रही है, जैसे वो जानना चाहती है कुछ उसके बारे में। अब फिर ना जाने अब उस जो पत्नी सोई होती है अनजाने में करवट बदल लेती है। अब उसका जो चेहरा है साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। देखने में सुंदर गोरी चिट्ठी औरत, लंबे लंबे बाल और आंखें बंद गहरी नींद में सोई हुई है। वो साया कुछ देर तक उसके चेहरा को देखती रहती है। अब फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है। अब फिर उस साया जो एक परछाई जैसी दिख रही थी और उस औरत के शरीर में जैसे प्रवेश कर जाती है। जैसे ही उसके शरीर में प्रवेश करती है, जो पत्नी सोई हुई थी, अब उसने अपनी आंखें खोल दिया। जैसे ही आंख खुलती है तो देख करके लग रहा है कि आंख में उसकी लाल लाल रोशनी सी नजर आ रही है। अब फिर वे झटके से उठ करके खड़ी हो जाती है। कुछ देर अपने पति की तरफ देखती है। अब फिर उस कमरे से सिरटकनी खोल करके किचन के साइड में चल देती है, जहाँ किचन है। उस किचन का गेट खोलती है और सीधा किचन के अंदर दाखिल हो जाती है। वहाँ देखने लगती है कि कुछ खाने को है क्या, लेकिन वहाँ पर उस टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। फिर वो झुंझलाती हुई अब बर्तन वगैरह इधर से उधर पटकने लगती है। इस बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनकर के जो उस औरत का पति जो बिस्तर पर सो रहा है, अभी भी गहरी नींद, और वो आवाज़ सुनकर के जग जाता है। देखता है अपने बगल में तो उसकी पत्नी नहीं है, तो एकदम चौंक जाता है। अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, कहाँ हो तुम? लेकिन उसकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं मिलता। बर्तन किचन के अंदर में गिर रहे हैं। तब लगता है कि कहीं उसकी पत्नी किचन के अंदर में तो नहीं गई है, लेकिन ये आधी रात के वक्त ये किचन में क्या करने गई है? हो सकता है पानी वानी लेने गई हो। अब वो थोड़ी देर इंतजार करता है और जब वो नहीं आती है फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है वो नौजवान। लेकिन दूसरी बार तीसरी बार आवाज़ लगाने पर जब उसको जवाब नहीं मिलता है तो अपने बिस्तर से उठता है और सीधा किचन की तरफ चल पड़ता है। जब वहाँ जाता है तो देख करके अब चौंक जाता है। उसकी पत्नी जमीन पर किचन का जो फर्श है और उस पर बैठी हुई है और कुछ खा रही है। खाने की आवाज़ कचर कचर सा आ रहा है। और जब नौजवान ने अपने पत्नी को नाम देकर पुकारा, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आधी रात के वक्त? आज जमीन पर क्यों बैठी हुई हो आलती पालती मार करके? ये तुम खा क्या रही हो? कुछ पल तो औरत जैसे ध्यान नहीं दे रही हो, लेकिन जब दोबारा उस नौजवान ने अपने पत्नी को पुकारा कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, मैं काफ़ी देर से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर इस जगह पर इतनी रात को बैठ करके क्या खा रही हो? मेरी तरफ मुड़ो। अब जो औरत थी उसकी पत्नी, अब वो अपना चेहरा अब घुमाती है। जैसे ही चेहरा घुमाती है तो उसका जो पति है जो गेट पर खड़ा है
और वो देख करके चीखे मारना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि मेरी पत्नी के चेहरे पर खून खून लगा हुआ है और उसकी पत्नी का जो आंखें हैं बिल्कुल सुर्ख लाल दिखाई दे रहा है। अब अपनी पत्नी का यह रूप देख करके वो खुद डर गया था और चीखे मारने शुरू कर दिया। और तब तक उसकी पत्नी जो फर्श पर बैठी हुई थी आलती पालती मार करके, और अब पति देख करके चीखे मार रहा था। ये तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब फिर अपनी पति की तरफ मुड़ती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा बहसीपन है, जैसे अपने पति को पहचान नहीं रही हो। अलग सा चेहरा बना हुआ उसका, एकदम भयानक लग रहा है और उसके होठों पर खून लगा हुआ है। तो ये क्या खाई है, अब वो पति को समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे हमला करने के लिए अपने पति पर वो दौड़ पड़ी और जैसे ही पति देखा कि अरे तू मुझे मारने आ रही है, मुझ पर हमला करने आ रही है, तो पति बिल्कुल डर गया और वो दरवाज़ा खोल करके मेन गेट और जो पड़ोसी थे उनको आवाज़ देने लगा कि भाई लोग जरा हमारे घर पर आओ, ये देखो मेरी पत्नी को क्या हो गया है, कैसी हरकत कर रही है ये। अब उस नौजवान के जो पड़ोसी थे, एक आध पड़ोसी उठ गया, पूछने लगा भैया क्या हो रहा है, आप लोग क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हो आधी रात के वक्त में, जाओ सो जाओ। अब तब वो नौजवान बताने लगता है, उसका नाम है प्रदीप और ये जो घटना है उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद जिले की एक कॉलोनी की, जो 2004 में प्रदीप के साथ घटी थी। प्रदीप एक ऑटो ड्राइवर थे, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। सुबह निकलते थे और रात को 8-9 बजे 10 बजे कभी लेट भी हो जाता था तब आते थे। और घर में उनकी पत्नी और माँ, उनके पिता और एक भाई रहा करते थे। लेकिन माँ, पिताजी, उसका भाई अब गांव चले गए थे। गांव में जो प्रयागराज के रहने वाले थे, अब फसल था, उनका खेती बाड़ी था, तो अपना फसल कटवाने पिटवाने के लिए चले गए थे। अब उस घर में उनकी पत्नी ही और प्रदीप रहा करते थे और उसी बीच की घटना है। अब सारा जो हाल थे प्रदीप अपने पड़ोसी को बताने लगे और उधर जो उनकी पत्नी थी अभी भी किचन में जा करके बैठ गई थी। पड़ोसी उनकी बात सुन करके अब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये प्रदीप जो हैं क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता भाई। लेकिन प्रदीप डरे हुए थे। वो बार बार अपने पड़ोसी को कहने लगे कि आपको विश्वास ना हो तो आकर के देख लीजिए। पड़ोसी भी आए, सहमे हुए प्रदीप भी अंदर आए तो देख रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है किचन के अंदर में वैसी ही आलती पालती मार के बैठी हुई है और उसका चेहरा दूसरी तरफ। पड़ोसी भाभी कहा करते थे, भाभी ये क्या कर रही हो, क्या मजाक चल रहा है रात के वक्त में, जाओ देखो भैया कितने परेशान हैं, जाओ अपने कमरे में जाकर सो, कोई बात हो तो सुबह में बात किया जाएगा ना, अभी जाकर आराम करो। पड़ोसी समझाने लगे थे और तब तक जो प्रदीप की पत्नी थी अब मुड़ करके फिर देखी इन लोगों की तरफ और जैसे ही पड़ोसी ने उनका चेहरा देखा तो भी डर गए। चेहरे होठों पर खून लगा हुआ, ना जाने कैसे खून आया, वहाँ कोई जानवर ना कुछ और, तो ये खून कहाँ से आया और खून किसका था, कहीं प्रदीप की पत्नी का ही तो नहीं था, क्योंकि वहाँ पर किचन के अंदर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई जानवर होता कुछ तो पता भी लगता, क्या ये कैसा खून है। अब आंखें देख करके डरावनी आंखें लाल लाल हुई पड़ी, चेहरा तमतमाया हुआ। अब पड़ोसी एक नज़र में भांप गए कि भाभी के ऊपर में तो कोई साया आ चुका है। अब पड़ोसी पीछे हट गए, प्रदीप का हाथ पकड़ लिए, अरे भाई तुम तो सही बोल रहे हो, ये तो वो अपनी भाभी तो हो ही नहीं सकती, ये तो कोई इसके ऊपर में परछाई आ चुकी है, कोई साया आ चुका है, ये कैसे हुआ भाई, कैसे हुआ। अब प्रदीप क्या बताए, क्या उन कुछ भी मालूम नहीं उनको। वो तो खाना पीना खा करके आराम से अपने बिस्तर पर अपने पत्नी के साथ सो रहे थे। जब उनकी नींद खुली, इसलिए कि खटर पटर बर्तन गिर रहे थे किचन के अंदर में, और इसके बाद सारा हाल तो बता ही चुके थे।
अब पड़ोसी भी अब डर गए थे। कहने लगे भाई मामला भी ये बड़ी गंभीर है, देखो ना भाभी ये कैसा हालत हुआ पड़ा है, जरूर इनके ऊपर में कोई शक्तिशाली चीज आ गया है, जरूर वो कोई जिन जिनात होगा। अब जो जिनको समझ में आता था वही बात बोलने लगे। अब जो प्रदीप थे वो भी डर गए। अब कहने लगे भाई अब इसका उपाय तो बताओ, इलाज तो बताओ, इतनी रात को हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, आप देख ही रहे हो कैसा मेरा हाल हुआ पड़ा है। अब जो उनके पड़ोसी थे कहने लगे काकी को अब जाके दरवाज़ा पीटो। उस गली में एक काकी रहा करती थी, अपने परिवार के साथ में पूजा पाठ करती थी और थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र का जानकार भी थी। लोगों का सरदर्द का इलाज कर देती थी, झाड़ा लगा देती थी। अब इसीलिए वो मशहूर थी। अब वो जो पड़ोसी कहने लगे कि जल्दी जाओ और काकी को बुला के ले आओ, काकी ही अब इस रात में मदद कर सकती है, और तो कोई मिलने से रहा। आखिरकार प्रदीप दौड़ के गए काकी के घर पर, दरवाज़ा पीटने लगे। बड़ी देर के बाद काकी का जो बेटा था दरवाज़ा खोला। प्रदीप को जानता था, गली का मामला था। प्रदीप को इतनी रात देख करके वो भी आश्चर्य में, कहने लगा भाई इतनी रात को हमारे दरवाजे पर कैसे आए, खैरियत तो है ना। प्रदीप की हालत खराब थी। अब सारी कहानी वो जल्दी जल्दी अब काकी को बेटे को बताने लगे। और उधर से काकी भी अब नींद खुल गया था, वो भी दरवाजे पर आ गई। कहने लगे बेटा क्या हुआ, इतनी रात को तुम मेरे दरवाजे पर आए हो। और तब प्रदीप ने जल्दी जल्दी उनको भी घटना बताया कैसे ऐसे मेरे साथ घट गया है। काकी थोड़ी देर अब प्रदीप की चेहरा देखती रही, जैसे जानने की कोशिश कर रही हो कि प्रदीप जो बोल रहे हैं सही है या गलत है। लेकिन जब चेहरा देखा तो उनको समझ में आ गई कि ये तो बंदा बहुत डरा हुआ है। तब काकी कहने लगी कि ठहरो मैं अभी आ रही हूँ। इसके बाद काकी अपने घर के अंदर गई और जब लौटी तो उनके हाथ में एक थाली था और उसमें कुछ जैसे चावल, अक्षत, कुछ रोड़ी, पूजा का ऐसा सामान ही था, गंगा जल वगैरह उसमें रखा हुआ था। अब वो थाली लेकर के अब चलने लगी। अब प्रदीप बोला बेटा आगे आके चलो। और उसमें जो काकी का बेटा था वो भी अब साथ में हो गया, दरवाज़ा बंद करके। बाकी परिवार के लोग सो रहे थे। अब वहाँ पहुँचते हैं प्रदीप के घर में, तो वहाँ पर एक आध जो पड़ोसी सो रहे थे और वो भी अब आकर के इकट्ठा हो गए थे। आपस में खुसुर फुसुर चल रही थी। सब अब जो जिनको जितने समझ में आ रहा था अब वो बात कर रहे थे, बता रहे थे कि भाई ये जिन्नात हो सकता है। कोई कहता था कि जरूर ये कोई खतरनाक चुड़ैल है। अब जितनी मुंह उतनी तरह की बातें वहाँ पर चल रही थी। अब काकी अब सबको डांटने लगी, बेटा आप लोग साइड में हट जाओ और ऐसे मत बोला करो कि जिन्नात है, भूत है, पिशाच है। मैं देखती हूँ ना, जो होगा मैं देखूंगी। अब लोग जो साइड में हो गए, काकी अब दरवाजे के अंदर गई और बोली प्रदीप से बेटा तुम भी पीछे आओ। लेकिन प्रदीप जो थे डरे हुए थे, हिचक रहे थे। तब काकी का जो बेटा था वो कहने लगा अरे भैया चलो ना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, चलो कुछ नहीं होगा। इसके बाद तीनों लोग अब अंदर जाते हैं। किचन में जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो प्रदीप की पत्नी वहाँ है ही नहीं। कहाँ गई भाई? अब तो प्रदीप और डर गए कि मेरी पत्नी तो यहीं बैठी हुई थी जब मैं यहाँ से निकला था, तो अब मेरी पत्नी कहाँ गई? आखिरकार अब प्रदीप डर गए और काकी भी कहने लगी अरे बेटा तुम तो कहते हो किचन में तुम्हारी पत्नी बैठी हुई, अब यहाँ देख लो कोई है कि नहीं। हाँ बर्तन भाड़े तुम्हारे जरूर गिरे हुए हैं। तब प्रदीप डरे हुए तो थे, लेकिन अब अपने बेडरूम की तरफ भागे। जब वहां गए ना तो देख करके हैरान रह गए। उनकी पत्नी मजे से बेड के ऊपर सो रही थी, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। अब वहीं से काकी को आवाज लगाते हैं और काकी अब बेडरूम के अंदर आ जाती है। साथ में काकी का बेटा भी आ जाता है। अब इशारा करके बोलते हैं देखो काकी ये लेटी हुई है और ये किचन के अंदर में मेरे पर हमला भी किया था। ये तो लग ही नहीं रही थी कि हमारी पत्नी है। ना जाने क्या खाई थी बैठ करके। अब देखो इसके होठों पर अभी तक खून लगा हुआ है। जरूर कोई छोटा जानवर होगा,
कुछ भी हो सकता है, या फिर ये खुद को अपने आप को घायल करके अपना ही खून तो नहीं पी रही थी। अब ऐसा ही अब प्रदीप बता रहे थे, लेकिन काकी जो थी वो कहने लगी, बेटा शांत हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर, अब मैं देख रही हूँ, अब आप लोग दोनों के दोनों लोग बाहर निकल जाओ, जिसमें काकी का बेटा भी और प्रदीप भी। अब दोनों गेट के अब बाहर हो गए। अब जो काकी थी अब दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद प्रदीप की पत्नी को अब जगाने लगी। सांस चल रहा था, दिल की धड़कन सही था। अब काकी अब आवाज़ लगाने लगी, झिझोड़ने लगी प्रदीप की पत्नी को, उठो बहू, उठो बहू। लेकिन वो गहरी नींद में जैसे हो या बेहोशी में हो, आंखें नहीं खोल रही थी। आखिरकार जो काकी जो थी, अब जो थाली में उनके पास पूजा का सामान था जिसमें गंगा जल वगैरह था, वो गंगा जल निकाल करके और प्रदीप की पत्नी के चेहरे के ऊपर में छिड़कना शुरू किया। हाँ, इससे फर्क जरूर पड़ा। जैसे ही गंगा जल की बूंदें चेहरे पर गिरी तो आंखें फड़फड़ाने लगी, कुनमुनाने लगी, शरीर में एक हलचल सी होने लगी और काकी आवाज़ देने लगी, बहू उठ जाओ, बहू उठ जाओ, तुमसे मेरी कुछ बात करनी है, उठो तो सही, उठो तो सही। और उधर दरवाजे पर दूसरी तरफ प्रदीप और काकी का बेटा दोनों लोग खड़े। अब काकी का बेटा तो डरा हुआ नहीं था, लेकिन जो प्रदीप थे वो बेहद डरे हुए थे कि ना जाने अब क्या होगा। काकी क्या उस आत्मा को, उसको जो साया है जो हमारी पत्नी के ऊपर में आया हुआ है, क्या उसको भगा पाएगी? कुछ ऐसा तो अनर्थ नहीं होगा ना। डरे हुए थे, अपना मन में उनका विचार यही चल रहा था। और उधर जो काकी थी अब बार बार गंगा जल अब डाल रही थी चेहरे पर। जब भी डालती, अब जो प्रदीप की पत्नी थी कुनमुनाती, आंखें फड़फड़ाती, वो आंखें खोलने की कोशिश करती लेकिन खोल नहीं पाती। अब गंगा जल कई बार डाली और तब जाकर के प्रदीप की पत्नी अपनी आंखें खोली। आंखें खोली तो साधारण मनुष्य की तरह आंखें, कोई लाल नहीं, कोई पीला नहीं, जैसा होता है वैसे ही था। अब काकी को देख करके वो खुद डर गई, हैरान रह गई। अरे काकी, आप इस वक्त में यहाँ पर? अब जैसे प्रदीप को पत्नी को कुछ भी याद नहीं है कि उनके साथ में अब इस घर में क्या हुआ था, क्या क्या उन्होंने ड्रामा किया और क्या चल रहा था। काकी कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए ही इस घर में आई हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब प्रदीप की जो पत्नी हैरानी से काकी की तरफ देखने लगी। वो कहने लगी, मेरी हस्बैंड कहाँ पर है? ये दरवाज़ा कैसे बंद किया आपने? और आप मेरे घर में कब आई? मैं तो सो रही थी गहरी नींद में। काकी कहने लगी, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम सो रही थी। और ये सब जो काम हुआ है सोते हुए हुआ है, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं होगा। अब बताओ कि तुमने जब सोई थी तो कोई सपना वगैरह कुछ देखा है, भयानक सपना? अब जो प्रदीप की पत्नी थी याद करने की कोशिश करने लगी। अब फिर अचानक कहने लगी, मेरे हस्बैंड को बुलाओ, मेरा हस्बैंड कहाँ है? जैसे अब चीखने लगी, कहाँ है, उनको बुलाओ, तभी मैं बात करूँगी। आखिरकार काकी दरवाज़ा खोला और प्रदीप को अंदर लिया और जो काकी के बेटा थे बाहर ही रुके। फिर काकी ने दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर से। अब कहने लगी, बेटा देख, तेरा हस्बैंड यहाँ पर है और सकुशल है। अब तू बता, मेरे बात का जवाब दे। जब तू नींद में थी, गहरी नींद में, तब तूने कोई भयानक सपना ऐसा कुछ देखा है तो मुझे बताओ। फिर प्रदीप की पत्नी याद करने लगी। समझ में नहीं आ रहा था उसको और वो अपना सर अब हिलाने लगी कि काकी मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर मैं सपना देखी होती तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हुआ क्या मेरे साथ में? आप लोग इतना परेशान हो, काकी आप हमारे घर पे चल के आई हो, वो भी रात के वक्त में, तो मुझे भी तो पता लगना चाहिए। प्रदीप देखे अपने पत्नी को कि अब होश में थी और पहले वाली पत्नी थी जैसी वो थी। अब उन पर कोई उस टाइम कोई प्रेत का साया, क्या चुड़ैल का साया, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो प्रदीप भी अब चैन का सांस लिए। अब फिर प्रदीप ही कहने लगे कि तुमने ऐसी ऐसी हरकत की है, ये बताओ तुम किचन के अंदर क्या करने गई थी, क्या खा रही थी, कहीं अपना
ही हाथ पैर तो नहीं चबा रही थी, अब तुम्हारे होठों पर खून भी देखा। अब प्रदीप जाकर के हाथ पैर की उंगलियां देखने लगे, लेकिन सब कुछ सही सलामत था। हाँ, खून जो निकला था ना उनके होठों की वजह से, होठों में कोई कट लग चुका था दांतों से और घायल हो चुकी थी, और वही खून पूरा चेहरा पर जैसे फैल गया था। अब प्रदीप को सारा खेल समझ में आ गया, लेकिन अब उनके पत्नी के ऊपर में कौन सा आत्मा था, कौन सा शैतानी चीज था जो उस टाइम ये हरकत करवा रहा था। काकी से अब पूछने लगे। काकी कहने लगी, बेटा इसके लिए मुझे टाइम चाहिए, और सुनो इस टाइम तो मैं कुछ नहीं करूँगी। हाँ, ऐसा कर जाती हूँ कि रात के टाइम तुम लोग आराम से सोओगे, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पूरे जो उनका बेड था पूरा गंगा जल से मंत्र के द्वारा जो उनका मंत्र आता था, अब उसे वो पूरा बांध दिया। अब फिर बोलिए कि बेटा आप लोग आराम करो और मैं सुबह आऊँगी, और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। प्रदीप अब थोड़ा चैन के सांस लिए कि चलो काकी के आने से हालात तो संभल गए। अब पत्नी को बोले कि तुम यहीं पर रहो, मैं काकी को छोड़ के आता हूँ। काकी कहने लगी, नहीं बेटा तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम अंदर रहो, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। रहा मेन गेट तो यहाँ कोई चोरी चकारी नहीं हो रहा है, मैं बाहर से कुंडी लगा के जाऊँगी, और सुबह जब उठोगे तो पड़ोसी की आवाज़ लगा देना, वो तुम्हें खोल देगा। अब तुम इस घर से बाहर निकलना भी मत, और ना अपना पत्नी को निकलने देना। रात जब कट जाए सुबह मैं आऊँगी, फिर देखूंगी। काकी बोल करके चली गई। अब जो प्रदीप थे अभी भी उनको डर लग रहा था अपनी पत्नी से, वो झिझक रहे थे उनके पास जाने से, लेकिन अब पत्नी तो पूरी तरह से स्वस्थ थी, और वो अपने पति को अपने पास बिठा लिया कि आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है क्या। अब प्रदीप कहने लगे, हाँ मैंने जो बात बोला है 100% सब कुछ सही है, 100% जो कहा जाए उसमें जो कुछ बताया हूँ बिल्कुल सच है। अब हैरान थी उनकी पत्नी और कहने लगे, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कहीं बाहर गई भी नहीं, ना बाजार गई, हर सामान चीज़ तो आप ही लाते हो, मैं तो घर में पड़ी रहती हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे साथ में कोई आत्मा आ गई हो। जरूर ये सब काम आप ही किए होंगे, आप ही रात को ऑटो ड्राइवरी करके आते हैं, हो सकता है कि आपके साथ कोई आत्मा आपके पीछे पीछे घर में आ गई हो। अब प्रदीप को भी लगने लगा कि जो पत्नी बोल रही है शायद सही बोल रही है, क्योंकि ये घर से बाहर तो जाती नहीं, सारा सामान हर एक चीज प्रदीप अपने घर में स्टोर रखते थे, और कोई मतलब ही नहीं था बाहर जाने का, तो जरूर ये गलती मेरी ही होगी। अब गलती क्या है अब उस टाइम प्रदीप को समझ में नहीं आ रहा था। खैर अब दोनों पति पत्नी धीरे धीरे अब बात करते हुए सहज हुए, अब एक दूसरे से अब डर नहीं लग रहा था प्रदीप को, और इसके बाद अब वो रात भर तो सो नहीं पाए, बातें करते रहे। हाँ, उनकी पत्नी जो थी थोड़ी देर के बाद अब उनकी आंख भारी होने लगी और वो सो गई थी, लेकिन प्रदीप डरे हुए थे अभी भी। पत्नी के सोने के बाद में आंखों पर नींद उनकी आ रही थी, लेकिन वो सोना नहीं चाहते थे, वो डरे हुए थे। वो सोचते थे मन में कि कहीं मैं सोऊं अब फिर इसके ऊपर में कोई आत्मा आ जाए, सवार हो जाए, अब मुझे मारने लगे तब क्या होगा, इसी वजह से डरे हुए थे। पूरी रात उन्होंने ऐसे ही बिता दी, लेकिन उसके बाद उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चैन की सांस अब सुबह में लिया प्रदीप जी ने, जा करके अब कमरे से बाहर निकला। प्रदीप जी सुबह हो चुकी थी, अपने पत्नी को भी जगाया। अब पत्नी भी पहले की तरह फ्रेश थी, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। अब आखिरकार बाहर का दरवाज़ा कुंडी बाहर से बंद था, और प्रदीप जी ने आवाज़ लगाया अपने पड़ोसियों को, पड़ोसी आकर दरवाज़ा खोले और छूटते ही पूछने लगे, अब भाभी की तबीयत कैसी है, क्या हुआ था, काकी ने क्या किया। अब प्रदीप कहने लगे, भाई मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, अब काकी ने फिर बोला है आने के लिए, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब काकी का इंतज़ार हो रहा था। अब करीब 9 बजे के आसपास काकी नहा धो के पूजा करती थी, इसके बाद कहीं भी आना जाना होता था तो जाती थी। बुजुर्ग महिला थी।
अब इसके बाद जब काकी बहुत देर हो गया नहीं आए तो प्रदीप ही पहुंचे काकी घर पर। काकी उस टाइम पूजा कर रही थी और प्रदीप को इशारा किया कि आप बैठो, अब फिर हम चलेंगे आपके साथ ही। प्रदीप कुछ देर बैठे रहे। इसके बाद काकी का जब पूजा खत्म हुआ, माता रानी का पूजा किया करती थी, और फिर वही थाली जो रात में लेके गई थी वही सब चीज़ लेकर के अब प्रदीप के साथ चल पड़ी घर के अंदर। प्रदीप के घर पहुंची और उधर जो उनकी पत्नी थी चाय वाय की तैयारी कर रही थी, नाश्ता की तैयारी कर रही थी। उनको पता था कि अब हमारे हस्बैंड अब काम पर निकलेंगे ऑटो रिक्शा लेकर के, लेकिन ये कहाँ जाने वाले थे। ये तो खुद डरे हुए थे कि ना जाने मेरी पत्नी या घर में अकेली रहती है, अब मैं गया, अब पीछे से कोई बात हो गया, फिर हम क्या करेंगे। अब उनके प्रदीप के माँ बाप गांव, भाई गांव पर, अब इतनी जल्दी तो कोई आने से रहा। प्रयागराज था उनका जो गांव था, अब सब कुछ इन्हीं को संभालना था। हाँ, एक आध रिश्तेदार उनके जरूर उनके दूसरी कॉलोनी में रहते थे आसपास में। अब प्रदीप जी और काकी कमरे के अंदर पहुंची उनके बेडरूम में, और उनकी पत्नी उस टाइम किचन में थी, कुछ नाश्ता वगैरह की तैयारी कर रही थी। काकी ने आवाज़ दे करके बुलाया, बहू मेरी बात सुनो और इस कमरे में आ जाओ, जो कर रही हो उसको छोड़ दो, अभी फिलहाल मेरे पास आ जाओ। इसके बाद काकी ने फर्श पर कुछ जैसे पूजा का बनाया जाता है चौका, और उस तरह का कुछ बनाया, वो भी आटे से और रोड़ी से, जैसे पूजा का स्थान बनाया जाता है उसी तरह से। और उसके पास वो गंगा जल का लोटा रखा, और सामने में अब उनकी जो प्रदीप की पत्नी थी उसको बिठाया। वो थोड़ा घबराई हुई लग रही थी, कह रही थी कि आप ये क्या कर रही हो काकी से। अब जो काकी थी अब डांटते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और तुम जो मैं कह रही हूँ वही करो, बैठ जाओ यहाँ पर आराम से, कोई सवाल नहीं, जब मैं पूछूंगी कोई सवाल तभी उसका जवाब देना, बस अपने आंखें बंद करो और चुपचाप शांत हो जाओ। जब मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई पड़े, जो मैं पूछूं तो उसका जवाब जरूर देना। इसके बाद जो काकी थी अपने मंत्र का उच्चारण करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। प्रदीप साइड में बैठे हुए थे, सब पूजा जो विधि चल रहा था उसको देख रहे थे, शांत बिल्कुल। 10-15 मिनट तक ऐसे चलता रहा, और आखिरकार जब काकी जो थी अब प्रदीप की पत्नी को आवाज दिया, तुम कौन हो, इस घर में तुम कैसे आ गई। अब जो प्रदीप की पत्नी थी आंखें बंद की हुई थी जैसा काकी ने बताया था, लेकिन जब काकी ने आवाज दिया ना तो कोई जवाब नहीं दिया। काकी दोबारा पूछने लगी कि तुम कौन हो, क्यों नहीं बोलती हो, इस घर में कैसे आ गई, क्या करने वाली इस घर में, मुझे जवाब चाहिए। अब अभी भी जो प्रदीप की पत्नी थी आंखें बंद किए हुए अब बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। अब काकी की बातों का जैसे उस पर असर ही ना हो रहा, लेकिन काकी बार बार वही सवाल पूछती रही। जब काकी को लगा कि अब हद से ज़्यादा हो गया है, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, और उधर प्रदीप जो थे अब सब कुछ देख रहे थे, अब देख लिए कि काकी इतना पूछ रही है और हमारी पत्नी क्यों नहीं जवाब दे रही है, क्या हो गया अब इसको। अब काकी जो थी अब जो गंगा जल था उसमें चावल अक्षत उठा करके और फेंकना शुरू कर दिया प्रदीप की पत्नी के ऊपर में। अब जैसे ही चावल के दाने अक्षत उसके शरीर से टकराए और उसने आंखें खोल दी, और जैसे ही आंख खोला प्रदीप के तो जैसे चीख निकल गई। वही रात वाला मंजर, लाल लाल आंखें और ऐसे बाल जुल्फे अपनी खोल दी, वो लगने लगी कि खुद ही चुड़ैल हो उनकी पत्नी। आंखें मोटी मोटी अंगारे की तरह दिखने लगी, चेहरा बिल्कुल एकदम लाल सुर्ख हुआ पड़ा, जैसे बुखार से कोई तप रहा हो, ऐसा चेहरा हुआ पड़ा था। और बड़ी बड़ी आंखों से अब काकी की तरफ घूर रही थी, बोल कुछ भी नहीं रही थी। काकी वही जो अक्षत चावल गंगा जल अब बार बार उसके ऊपर फेंक रही थी, जैसे फेंकती जैसे लगती वो प्रदीप की पत्नी कि काकी के ऊपर में हमला कर देगी, वैसे गुर्रा रही थी किसी जानवर की तरह। प्रदीप के तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी,
जब उन्होंने वो मंजर देखना शुरू किया था, उनको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है मेरी पत्नी के साथ में, ये क्या चीज़ इसके ऊपर में सवार हो गई। प्रदीप बिल्कुल डर चुके थे। काकी तो बिल्कुल डरी नहीं थी, वो तो सब कर रही थी, यही सब उससे उगलवाना चाहती थी कि कौन हो तुम, इस घर में क्यों आई हो, इस लड़की के, इस औरत के ऊपर में तुमने क्यों अपना शरीर लेकर आया, क्या चाहती उसके साथ में। आखिरकार कुछ देर ऐसे ही चलता रहा। काकी बार बार अक्षत चावल फेंकती रही और वो जो प्रदीप की पत्नी थी अपनी वैसी हालत किए हुए काकी को घूरती थी और शांत कुछ बोल नहीं बोलती थी। आखिरकार जब काकी सब कुछ कर लिया, मुंह नहीं खोला, तब प्रदीप को कहने लगी, बेटा तुम्हारे घर में अंगारा है, लकड़ी जलाओ और लेके आओ। अब प्रदीप काकी की तरफ देखने लगे, कहने लगे अंगारा क्या होगा। बोलने कि कुछ हमें जलाना है, यहाँ पर धुआं करना है और जरूरी चीज़ है, वो जो चीज़ साधन हो फटाफट तैयार करके ले आओ, हम फिर पूजा करेंगे, उसमें कुछ चीज़ डालेंगे जिसकी धुआं से ये बोलनी शुरू कर देगी। अब यही एक रास्ता बचा है, काकी कहने लगे। प्रदीप भागे। अब उनके पास में कुछ ऐसा चीज़ नहीं था जलाने का, तो पड़ोसियों से जो था कुछ लेके आए और जला करके अब काकी के पास पहुँचे। काकी अपने जो सामान था उनमें से कुछ चीज़ निकाल करके और उस अग्नि में डालना शुरू कर दिया और उसमें से धुआं निकलने लगा। धुआं बिल्कुल सफ़ेद गाढ़ा गाढ़ा, और वो जो आग थी छोटा सा बर्तन में जलाया गया था और वो प्रदीप के पत्नी के पास बिल्कुल चेहरे के पास अब काकी ने रख दिया। अब जैसे ही धुआं उसकी नाकों में पहुंचने लगा, आंखों में पहुंचने लगा, अब प्रदीप की पत्नी तो फड़फड़ाने लगी। वो कहने लगी बंद करो इसको, बंद करो। और उसकी आवाज ही अलग थी, जैसे एकदम भारी आवाज, गहरी कुएं से आवाज आ रही हो, ऐसी आवाज थी। वो तो आवाज प्रदीप की पत्नी की हो ही नहीं सकती थी। अब काकी कहने लगी ये बंद तभी होगा जब तुम बताओगे तुम कौन हो और क्यों हमारे इस घर में आई हो, इस बच्ची को क्यों तुम तड़पा रही हो, बताओ। तब वो जो प्रदीप की पत्नी थी अब वो बताने लगी, कहने लगी अपना नाम बताई कुछ, वो मैं बताना नहीं चाहता, और कहने लगी कि मैं इसके साथ आई हूं। जो प्रदीप थे ना उसकी तरफ इशारा किया। प्रदीप भी हैरान कि आप ये क्या बोल रही है। काकी कहने लगी बताती रहो। अब काकी कहने लगी तुम इस घर में आ तो गई, अब करना क्या चाहती थी। तब वो कहने लगी कि मैं इस औरत को देख करके अब खुद मैं सोची कि इस शरीर में आ जाऊं, देखने में मुझे बहुत प्यारी लगी, अब मुझे ऐसे ही शरीर की ज़रूरत थी, तो मैंने समझा कि हमारा यहाँ काम चल जाएगा। इसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। काकी कहने लगी अब इसके बाद, कहने लगी मुझे भूख लगी थी, मैं कुछ खाना चाहती थी। अब मैं किचन के अंदर में गई लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। मैं बर्तन भाड़ा सब देखती रही, गिराती रही, और जो कहानी था वो बात की बताने लगी सब कुछ। काकी कहने लगी अब तुम क्या चाहती हो। तब वो कहने लगी कि आप जो कहोगी मैं करूँगी, लेकिन मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, पानी चाहिए, इसके बाद आप कहोगी तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, इस औरत को भी छोड़कर चली जाऊंगी। काकी कहने लगी हाँ, तुम्हें मैं खाना भी दूंगी, पानी भी दूंगी, जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन शर्त यही रहेगा कि इस घर की तरफ कभी मुड़ करके नहीं देखोगी, आना भी मत इधर में। अब तुम्हें बताओ क्या खाना चाहिए। अब जो उसकी फरमाइश थी, अब काकी कहने लगी कि मैं तुम्हें पूरा करूंगी। और वही हुआ। प्रदीप को बोला गया कि जो मांग रही है अब जाओ बाजार से फटाफट लेकर के आओ। प्रदीप अपना ऑटो लेकर निकल के जो फरमाइश थी उसकी, और वो लेकर सारा चीज़, ज़्यादातर उसमें मिठाई ही थी जो जो फरमाइश किया था, और वो लेके आ गए। इसके बाद काकी को हवाले, काकी ने सारा सामान जो जो मंगाई थी सब उसके आगे कर दिया। अब बोली कि जी भर के खाओ, खाने के बाद पानी भी पी, और इसके बाद इस घर को छोड़ के चली जा, और दोबारा
इस घर की तरफ, घर क्या, इस गली मोहल्ले के आसपास भी मत भटकना। मैं इसी गली में रहती हूँ, कोने वाला मकान मेरा है। अब तुम समझ ही चुकी हो ना, इस गली के मैं रखवाली करती हूँ अपने मंत्र शक्ति से, तो ऐसी गलती कभी मत करना। और वास्तव में जो प्रदीप की जो पत्नी थी, और वो सारा खाना जो कम से कम 4 लोगों का था, मिठाई उठाई जो भी स्नैक्स वगैरह, और सारा कुछ खा गई थी, देखते ही देखते चट कर गई थी। इसके बाद पानी तो जैसे पी रही थी जैसे वो जन्मों से प्यासी हो, उसका प्यास खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब खाना पीना सब कुछ हो गया, और तब काकी कहने लगी, अब तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। आज जो मैंने बोला है वही बात करना। अगर तुमने फिर गलती की और तुम हमारे गली मोहल्ले के अंदर में कहीं किसी के पास अगर तुम आ गई, तो इस बार मैं तो तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें मैं कैद कर लूँगी और ऐसी जगह ज़मीन में दबाऊंगी कि तुम 7 जन्म तक निकलने की कोशिश करते रहो, लेकिन निकल नहीं पाओगी। अब तुम समझ गई ना, और तुम निकल लो। इसके बाद जो प्रदीप की पत्नी थी, अब जैसे उसका शरीर फड़फड़ाने लगा, जैसे कोई दौरा पड़ रहा हो। अब प्रदीप भी डर गए, लेकिन अपने पत्नी को संभालने जा रहे थे। तब तक काकी बोली, खबरदार, जहाँ वो बैठे वहीं बैठे रहो, इसके पास आने की कोशिश मत करना। और प्रदीप एकदम डर गए काकी ने जो बोला, और उसके बाद वो तड़पन उसके शरीर में चलती रही। काकी बस देखती रही, और उसके बाद जब उसके शरीर की ऐठन, तड़पन, तड़पना सब खत्म हुआ तो गिर गई। गिर करके आप एकदम बेहोशी में चली गई थी। प्रदीप डर गए, काकी अब क्या हुआ, या अब कैसे होश में आएगी। तब काकी कहने लगी, तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे मालूम है कब क्या करना है। 5-10 मिनट तक काकी सब कुछ देखती रही, उसकी आंखों के पुतलियाँ देखती रही, हटा हटा के उंगलियों से, अब चेहरा भी देखती रही। जब 10-15 मिनट बीत गया, तब काकी वही गंगा जल ले करके अब चेहरे पे छिड़कने लगी और कहने लगी, बहू उठ जा, सुबह हो चुकी है। अब पहली आवाज में प्रदीप की पत्नी अब उठ के बैठ गई और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, जैसे उसको मालूम ही नहीं कि इस घर में क्या चल रहा था। अब तब काकी उठ के खड़ी हुई, अब प्रदीप की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगी कि बेटा, अपनी अब दुल्हन को संभालो, अब मुझे अपने घर जाना है। और हाँ, ऐसी गलती मत करना जैसे रात में किया था। तुमने किया क्या था? प्रदीप को समझ में नहीं आ रहा था। वो काकी से बताने लगे, काकी मैं तो हर रोज ऐसे ही आता हूँ, और मैं तो अपने साथ किसी आत्मा को लेकर नहीं आया, अपनी जानकारी में। तब काकी कहने लगे कि हाँ, तुम्हें कैसे मालूम होगा, लेकिन बेटा टाइम से आ जाया करो। अब ज़्यादा देर अपने काम में, तो मालूम है कि तुम्हारे काम में टाइम लगता है, लेकिन तुम्हारी जो बहू है घर में अकेली है, तो उसका भी तो ख्याल रखो। अब तुम्हारे माँ बाप तो गांव गए हुए, भाई गांव गया हुआ है, तब देखने भालने वाले तुम ही हो ना, तो इसको अकेले ज़्यादा देर मत छोड़ो, खास करके रात के टाइम में। और इसके बाद काकी सब कुछ हिदायत दे करके चली गई। अब प्रदीप अपने पत्नी के साथ में हैं, और उसके बाद में प्रदीप बताते हैं कि वास्तव में उस रात के बाद ऐसी कोई घटना हमारी पत्नी के साथ नहीं हुई, लेकिन प्रदीप बताते हैं कि कुछ दिनों तक तो मुझे डर लगता रहा, और आखिरकार जब हमारे गांव से माता पिता मेरे भाई आ गए, तब वो डर मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों, ये थी प्रदीप जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को आप भेज सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैं डाल रखा हूँ। चैनल का लिंक इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रखा हूँ, तो उस लिंक पर आप क्लिक करते ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे, और उन कहानियों को ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी को लेकर के। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।